बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट 1 में हमने कोलिनर्जिक एगोनिस्ट को पढ़ लिया था। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट और ये पार्ट 2 है इस चैप्टर का। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 को देख लेना, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट पार्ट 1। तो हम बात कर रहे थे डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। तो डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट की क्या करती है, ये एसिटाइलकोलिन के एक्शन को मिमिक करते होती है और उसी रिसेप्टर पर जाके बाइंड करती है जिस पे एसिटाइलकोलिन बाइंड करता है। एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर मस्करीनिक और निकोटिनिक, मस्करीनिक मेटाबोट्रोपिक, निकोटिनिक लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स होते हैं। अब ये जो डिपेंडिंग अपॉन इनकी केमिकल नेचर क्या है तो हम इसको दो में डिवाइड कर देते हैं, कोलिन एस्टर्स और आप कह सकते हैं अल्किलॉइड्स। कोलिन एस्टर्स के अंदर आपको एंडोजीनस एसिटाइलकोलिन आ जाता है, जबकि इसके अंदर आपको कार्बाकोल, मिथेनाकोल और इसके साथ साथ आप कह सकते हो मेथाकोलिन। जबकि अल्किलॉइड्स के अंदर मस्करीन, पाइलोकार्पिन, निकोटीन और लोबिलिन आ जाते हैं। अब जो तमाम डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स होती है उनका एक्शन थोड़ा सा लंबा होता है एज कम्पेयर टू एसिटाइलकोलिन। ठीक हो गया। जो थेरापेटिकली यूजफुल ड्रग्स होती है वो पाइलोकार्पिन और मिथेनाकोल होती है। लेकिन एज अ ग्रुप देखा जाए तो ये ड्रग का क्लिनिकल यूज काफ़ी ज़्यादा कम होता है क्योंकि इनकी काफ़ी ज़्यादा डिफ्यूज एक्शन देखने को मिलती है। डिफ्यूज का मतलब अगर आपने किसी एक विसरा को या एक ऑर्गन को टारगेट करना हो, जैसे आई को टारगेट करना हो, तो आपको साइड इफेक्ट हार्ट के ऊपर भी देखने को मिल सकते हैं, जीआईटी के ऊपर भी देखने को मिल सकते हैं, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर भी देखने को मिल सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं एसिटाइलकोलिन को। तो एसिटाइलकोलिन एक क्वाटरनरी अमाइन है। क्वाटरनरी अमाइन का मतलब इसके अमाइनो ग्रुप के साथ आपको 4 कार्बन अटैच हुई होगी, 1 2 3 4। तो ये क्वाटरनरी अमाइन होता है। जब क्वाटरनरी अमाइन है तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव पोलर है, तो ये मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, तो उसकी एब्जॉर्प्शन काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड होती है और ये सीएनएस के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकता, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता। तो बिल्कुल उसके वही एक्शन होते हैं जो आपको सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक वाले देखने को मिलते हैं। ठीक हो गया कि जैसे हार्ट रेट को कम कर देना, कार्डिक आउटपुट को कम कर देना, ब्लड प्रेशर को कम कर देना, इसी के साथ जीआईटी की मोटिलिटी को बढ़ा देना, सिक्रेशन को बढ़ा देना। तो उसके बिल्कुल वही एक्शन है जो आपको सिंपल वेगल स्टिमुलेशन को देखने को मिलती है। बस आपने एक बात का ये याद रखना है कि जो एसिटाइलकोलिन होती है इसको एज इट इज़ हम थेरापेटिकली यूज़ नहीं कर सकते। क्यों इसका क्लिनिकल यूज़ नहीं कर सकते? क्योंकि इसकी काफ़ी ज़्यादा डिफ्यूज़ एक्शंस देखने को मिल रही है। डिफ्यूज़ एक्शन की वजह से आप इसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब जो फार्माकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो पहले ड्रग आती है मिथेनाकोल। जो मिथेनाकोल है, यहाँ पर आपको ये वाली जो ड्रग होती है, ये ड्रग स्पेसिफिक होती है मस्करीनिक रिसेप्टर के लिए। किसके लिए स्पेसिफिक होती है? मस्करीनिक रिसेप्टर के लिए। तो ये मस्करीनिक रिसेप्टर जो जीआईटी के ऊपर पड़े हुए होते हैं, इंटेस्टिनल मोटिलिटी को बढ़ा लेती है, इसकी टोन को बढ़ा लेती है। इसी के साथ ब्लैडर के ऊपर पड़े हुए होती है, तो ब्लैडर की टोन को बढ़ाकर ये मिक्चुरेशन कॉज करवाती है। ठीक हो गया। जबकि ट्राइकोन को, स्फिंक्टर को रिलैक्स करवा देती है। इन शॉर्ट, ये मिक्चुरेशन को स्टिमुलेट करवा रही है और जीआईटी की मोटिलिटी को बढ़ा रही है। तो जो मिथेनाकोल है वो यूरिनरी रिटेंशन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है क्योंकि ये ब्लैडर की टोन को बढ़ा के स्फिंक्टर को और ट्राइगोन को रिलैक्स करवा देती है। ठीक है। इसकी बात है कार्बाकोल। कार्बाकोल को कार्बामाइल कोलिन भी बोलते हैं। तो उसके पास मस्करीनिक और निकोटीनिक दोनों एक्शन देखने को मिलती है जिस तरह एसिटाइलकोलिन के पास थे। ठीक है। मिथेनाकोल की तरह ये भी कार्बामिक एसिड का एस्टर होता है। जब कार्बामिक एसिड का या कार्बामेट का एस्टर होता है, ठीक है, तो फिर ये डैमेज नहीं हो पाता। किससे डैमेज नहीं हो पाता? एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस एंजाइम से डैमेज या रिप्लेस नहीं हो पाता। अब इसके एक्शन क्या होते हैं? इसके एक्शन मस्करीनिक पे भी देखने को मिलते हैं, निकोटीनिक पे भी देखने को मिलते हैं। ठीक है। चूंकि इसके पास निकोटीनिक एक्शन भी होता है, गैंग्लियोनिक स्टिमुलेशन वाला, तो हमने कहा था कि जिस तरह निकोटीन होती है वो शुरू में तो गैंग्लिया को स्टिमुलेट करती है लेकिन बाद में सिस्टम को डिप्रेस कर देती है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे भी आपको सेम मैकेनिज्म देखने को मिलता है। और अगर इसको आई के अंदर डाले तो फिर आई के अंदर ये मियोसिस काज करवा देती है, वही पैरासिम्पैथेटिक वाली, और साइक्लोस्पाज्म काज करवा देती है, सिलियरी मसल की कॉन्ट्रैक्शन। इसके थेरापेटिक यूजेस क्या होगा? इसके थेरापेटिक यूजेस हम यहाँ से देख लेते हैं। तो कार्बाकोल होती है, चूंकि मस्करीनिक और निकोटीनिक दोनों पे जाके बाइंड कर रही है तो ये मियोसिस काज करवाती है ड्यूरिंग ऑकुलर सर्जरी। जब आई के ऊपर सर्जरी करे तो फिर मियोसिस काज करवाती है। इसी तरह ये इंट्राऑकुलर प्रेशर को कम करती है। स्पेसिफिकली जो ओपन एंगल या नैरो एंगल ग्लोकोमा, इसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। ग्लोकोमा के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाएगा इंशाल्लाह ताला, तो उसके अंदर जो ग्लोकोमा को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। आपने ये याद रखना है कि ग्लोकोमा को ठीक करना है तो फिर हमें कोलिनोमिमेटिक ड्रग्स चाहिए। इसी के साथ आपको ग्लोकोमा को ठीक करने के लिए आपको अल्फा ब्लॉकर्स चाहिए होते हैं। मैं आपको ये यहाँ से दिखा देता हूँ ग्लोकोमा का। तो ग्लोकोमा को ठीक करने के लिए बीटा ब्लॉकर्स अल्फा एगोनिस्ट या अल्फा स्टिमुलेटर को, जबकि कोलिनर्जिक एगोनिस्ट देने पड़ते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन लाइक एनालॉग और कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर। तो 5 क्लास की ड्रग्स होती है जो ग्लोकोमा को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, स्पेसिफिकली ओपन एंगल ग्लोकोमा। तो बाद से बता देता हूँ, बीटा ब्लॉकर, अल्फा एगोनिस्ट, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, प्रोस्टाग्लैंडिन लाइक एनालॉग्स और कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर। इसमें सारी ड्रग्स ट्रॉपिकल दी जाती है लेकिन एक ड्रग नहीं होती, वो है कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर। ये सिस्टेमिक दी जाती है। तो जो कार्बाकोल होती है, ये कार्बाकोल यही कोलिनर्जिक में कोलिनोमिमेटिक ड्रग होती है। तो ये इंट्राओकुलर प्रेशर को कम कर देती है ओपन एंगल या नैरो एंगल ग्लोकोमा में। इसके बाद नेक्स्ट है पाइलोकार्पिन। पाइलोकार्पिन ये टर्शियरी अमाइन है, जबकि कार्बाकोल ये था
आप कह सकते हो कि क्वाटरनरी माइन था, चूंकि पाइलोकार्पिन टर्शियरी माइन है तो ये सीनस को क्रॉस कर सकती है, उसकी एब्सॉर्प्शन भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। अब पाइलोकार्पिन स्पेसिफिक इसके लिए होती है, ये होती है मस्कुलिनी के लिए, ठीक है, मस्कुलिनी के लिए होती है और ये प्राइमरीली यूज होती है ऑप्थेल्मोलॉजी के अंदर। अब इसका एक्शन क्या होगा, अब ऑप्थेल्मोलॉजी के अंदर इस्तेमाल हो रही है तो आई के अंदर वहाँ पर M3 रिसेप्टर की एक्टिवेशन करा के मियोसिस करवा देगी, कंट्रैक्शन करवा देगी सिलेरी मसल की और साइक्लोस्पाज्म काज करवा देगी, ठीक हो गया। और इसके साथ साथ ये सिक्रेटरी एक्टिविटी को भी बढ़ा देती है, लेकिन इसको ज़्यादा इसलिए यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि ये सिक्रेटरी एक्टिविटी को हर जगह से बढ़ा सकती है। मिसाल के तौर पर अगर आपने लैक्रिमल ग्लैंड की एक्टिविटी को बढ़ाना है तो फिर ये लैक्रिमल ग्लैंड की एक्टिविटी के साथ साथ सलाइवरी ग्लैंड की, स्वेट ग्लैंड की एक्टिविटी भी बढ़ा देती है। अब इसके थेरापेटिक यूजेस क्या होती है, थेरापेटिक यूजेस यही है कि पाइलोकार्पिन भी ग्लाउकोमा को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, स्पेसिफिकली इंट्राओकुलर प्रेशर को कम कर देती है, क्योंकि हमने कहा था कि ग्लाउकोमा के अंदर इंट्राओकुलर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ग्लाउकोमा के अंदर आप यूज़ करते हैं बीटा ब्लॉकर, अल्फा एगोनिस्ट और इसी के साथ साथ आप कह सकते हैं कोलिनोमिमेटिक। जो कोलिनोमिमेटिक जो यूज़ करते हैं वो पाइलोकार्पिन और कार्बाकोल, ठीक है, कार्बाकोल आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ से। इसके बाद हम देख लेते हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। इनडायरेक्ट का मतलब ये ऐसी ड्रग्स होती है जो रिसेप्टर पर जाके बाइंड नहीं करती, बल्कि ये एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस एंजाइम को इनहिबिट कर देती है, जो एसिटाइलकोलिन को तोड़ता होता है सिट्रेट के अंदर और कोलिन के अंदर, ठीक हो गया। जो एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस एंजाइम ये प्री सिनेप्टिक टर्मिनल में भी होता है, पोस्ट सिनेप्टिक टर्मिनल में भी होता है, जहाँ पर रिसेप्टर्स पड़े हुए होते हैं। तो फिर जो उसके इनहिबिटर्स होते हैं, इनहिबिटर 3 क्लास के होते हैं, एक होती है अल्कोहल, दूसरा कार्बामेट, तीसरा ऑर्गेनोफॉस्फेट। जो अल्कोहल वाले उसको बोलते हैं एड्रोफोनियम, इनका जो एक्शन होता है काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट होता है, जबकि कार्बामेट का थोड़ा सा इंटरमीडिएट, ऑर्गेनोफॉस्फेट का वेरी लॉन्ग होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले हम एड्रोफोनियम से। किससे स्टार्ट करते हैं, एड्रोफोनियम। तो एड्रोफोनियम एक प्रोटोटाइप का मतलब मेन रिप्रेजेंटेटिव ड्रग होती है, शॉर्ट एक्टिंग एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस इनहिबिटर। ये रिवर्सिबली बाइंड करती है उसकी एक्टिव सेंटर के ऊपर, एसिटाइलकोलिन की हाइड्रोलिसिस को प्रिवेंट करती है। और जो एड्रोफोनियम है ये माइस्थीनिया ग्रेविस की डायग्नोसिस के अंदर इस्तेमाल होती है। अब आपने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझना है, माइस्थीनिया ग्रेविस के अंदर ये होता है कि जो एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक हो गया, एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर स्पेसिफिकली निकोटिनिक रिसेप्टर्स न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब क्योंकि इनके खिलाफ एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाती है, वो एंटीबॉडी निकोटिनिक रिसेप्टर को डैमेज कर देती है, डैमेज करने की वजह से रिसेप्टर काफ़ी ज़्यादा फ्यू हो जाते हैं। अगर हम एड्रोफोनियम देते हैं तो एड्रोफोनियम एसिटाइलकोलिन के रिलीज को काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा कर देगी, एसिटाइलकोलिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो फिर ज़्यादा ड्रग्स क्या कर देगी, मसल की स्ट्रेंथ को इंप्रूव कर देगी। लेकिन हमें केयर भी करनी पड़ती है कि अगर हमने ज़्यादा ड्रग दे दी तो ज़्यादा एसिटाइलकोलिन आ जाएगा, और ज़्यादा एसिटाइलकोलिन आ गया तो उसने ज़्यादा स्केलेटल मसल की डीपोलराइजेशन काज करवा देनी है। और अगर स्केलेटल मसल की डीपोलराइजेशन ज़्यादा काज होना शुरू हो जाती है तो इनिशियली तो मसल डीपोलराइज होकर कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन इसके बाद मसल के रिसेप्टर्स होते हैं, स्केलेटल मसल के रिसेप्टर डिसेंसिटाइज हो जाते हैं, वो उसको सेंस करना छोड़ देते हैं, तब भी आपको पैरालिसिस देखने को मिलता है। तो वो पैरालिसिस जो माइस्थीनिया ग्रेविस के अंदर था उसको बोलते हैं माइस्थीनिया क्राइसिस। और एक वो पैरालिसिस जिसमें आप कोलिनोसेप्टर की ज़्यादा एक्टिवेशन करवा के आप पैरालिसिस करवा रहे हो तो उसको बोलते हैं कोलिनर्जिक क्राइसिस। तो कोलिनर्जिक क्राइसिस और माइस्थीनिक क्राइसिस इनको डिफरेंशिएट करने के लिए एड्रोफोनियम इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं फाइसोस्टिग्बिन को। फाइसोस्टिग्बिन क्या है, फाइसोस्टिग्बिन नाइट्रोजिनस कार्बामेट है और कार्बामेट के अंदर नियोस्टिग्बिन, फाइसोस्टिग्बिन, पायरिडोस्टिग्बिन और एम्बिनोनियम आते हैं। अब जो पायरिडोस्टिग्बिन इनका मेन एक्शन क्या होता है, इनका मेन एक्शन क्या होगा कि चूंकि जो इनडायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट होते हैं इन्होंने दोनों पे जाके बाइंड करना है, क्योंकि इन्होंने असल में एसिटाइलकोलिन के लेवल को बढ़ा देना है और एसिटाइलकोलिन ने दोनों पे जाके बाइंड करना है। तो फिर आपको मस्कुलिनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर दोनों की स्टिमुलेशन हमें देखने को मिलती है। मस्कुलिनिक रिसेप्टर की स्टिमुलेशन की वजह से जीआईटी का स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है, ब्रेडिकार्डिया होता है, हाइपोटेंशन होती है। निकोटिनिक स्टिमुलेशन की वजह से शुरू में तो मसल की ट्विचेस होती है और बाद में जाके मसल का स्केलेटल मसल की पैरालिसिस होती है। तो जो फाइसोस्टिग्बिन होती है ये असल में यूज़ होती है कि अगर हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग अगर ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं तो इनकी एंटीडोट के तौर पर इस्तेमाल होती है। और एंटीकोलिनर्जिक ड्रग की एग्जांपल है एट्रोपिन, ठीक हो गया। अब इसकी एडवर्स इफेक्ट क्या है, एडवर्स इफेक्ट बिल्कुल वैसी है जैसे शुरू में तो अगर हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की बात करते हैं तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर शुरू में तो स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन होगी, लेकिन इसके बाद स्केलेटल मसल की पैरालिसिस होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद हम देख लेते हैं नियोस्टिग्बिन। तो नियोस्टिग्बिन और फाइसोस्टिग्बिन में क्या डिफरेंस होता है, ये एग्जाम में आता है। नियोस्टिग्बिन के अंदर क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर की वजह से काफ़ी पोलैरिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी एब्जॉर्प्शन पुअर होती है और सीएनएस को क्रॉस नहीं कर सकती। अगली बात, इसका स्केलेटल मसल के ऊपर इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, और ये ज़्यादा देर तक कॉन्ट्रैक्शन प्रमोट कर सकती है बिफोर पैरालिसिस, ठीक हो गया। और नियोस्टिग्बिन का जो ड्यूरेशन होता है इंटरमीडिएट ड्यूरेशन
वो होता है 30 मिनट से लेकर 2 आवर्स तक। थेरापेटिक यूजेस क्या है? थेरापेटिक यूजेस इसके ये है कि ब्लडर को स्टिमुलेट करना, जीआईटी की एक्टिविटी को बढ़ा देना, उसी के साथ ये एंटीडोट के तौर पर इस्तेमाल आती है। और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट, और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट के अंदर आपने याद रखना है किसको? सक्सिनाइल कोलिन को। अब है पायरिडोस्टिगमिन। पायरिडोस्टिगमिन अगेन एंटी कोलिनेस्टरेज या एसिटाइल कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर एंजाइम को ब्लॉक करने के लिए, तो ये माइस्थीनिया ग्रेविस के अंदर इस्तेमाल होती है। तो हम सारे ड्रग्स को यहाँ से कवर कर लेते हैं। सबसे लास्ट से स्टार्ट करते हैं तो एसिटाइल कोलिन होती है, ये मियोसिस प्रोड्यूस करती है ऑप्थेल्मिक सर्जरी के अंदर। जो इकोथायोफेट होती है, ये ओपन एंगल ग्लूकोमा को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। और इकोथायोफेट असल में ये किया है, ये ऑर्गेनोफॉस्फेट के अंदर आती है। जबकि रिवास्टिगमिन, गैलेंटामिन और डोनपर्जिल ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होते हैं फॉर अल्जाइमर डिजीज। ठीक है, अल्जाइमर डिजीज के अंदर इस्तेमाल होती है। इसके साथ ये यूज़ होते हैं बहुत सारे डिजीज़ को यूज़ करने के लिए, जैसे मॉडरेट टू सीवियर डिजीज़ अल्जाइमर की। इसके साथ जो फाइटोस्टिगमिन होती है, माइस्थीनिया ग्रेविस, नियोस्टिगमिन ये भी माइस्थीनिया ग्रेविस, एड्रोफोनियम ये भी माइस्थीनिया ग्रेविस के अंदर इस्तेमाल होती है। तो ये तो हो गया इस चैप्टर का बेसिक ओवरव्यू। हमने स्पीडली कवर किया क्योंकि इसके ऊपर हम डिटेल से अलग से वीडियो बना लेंगे, कॉन्सेप्चुअल वीडियो। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके एमसीक्यूज़ को। तो एमसीक्यू पहला है बोट्युलिनम टॉक्सिन। जो बोट्युलिनम टॉक्सिन होता है वो एसिटाइलकोलिन के रिलीज को ब्लॉक कर देता है, क्योंकि ये साइनेप्टोब्रेविन प्रोटीन को इनहिबिट कर देता है। तो फिर इसके वजह से इफेक्ट क्या होगा? उसकी वजह से स्केलेटल मसल की पैरालिसिस होगा, क्योंकि एसिटाइलकोलिन रिलीज नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसके बाद है दूसरा, अ पेशेंट डेवलप यूरिनरी रिटेंशन आफ्टर एन एब्डोमिनल सर्जरी एंड यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन वाज रूल्ड आउट इन दिस पेशेंट। व्हाट स्ट्रेटजी? कि अगर हम यूरिनेशन करवानी है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? निकोटीनिक रिसेप्टर तो होते ही नहीं है। अगर एसिटाइलकोलिन के रिलीज को इनहिबिट कर दे तब भी हमें कोई एक्शन नहीं देखने को मिलेगा। अगर हम एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस एंजाइम को इनहिबिट कर दे तब हमें यूरिनेशन प्रोमोट देखने को मिलेगी, क्योंकि एंजाइम इनहिबिट हो गया तब एसिटाइलकोलिन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो वो यूरिनेशन प्रोमोट करेगी। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कुड थ्योरेटिकली इम्प्रूव एस्थमा सिम्पटम? तो एस्थमा के सिम्पटम को इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन करवानी पड़ेगी, पैरासिम्पैथेटिक इनहिबिशन करवानी पड़ेगी, तो वो होती है एट्रोपिन। इसके बाद है कि अगर प्यूपिल की डायलेशन करवानी है तो फिर कौन सी ड्रग्स लेनी पड़ेगी? तो प्यूपिल की डायलेशन करवानी है, मतलब पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन को ब्लॉक करना है, तो फिर वो होती है मस्कुलिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। इसके बाद है अल्जाइमर डिजीज़ के अंदर कोलिनर्जिक न्यूरॉन की डेफिशिएंसी होती है, तो फिर कौन से हम क्या करना चाहिए? तो अल्जाइमर डिजीज़ के अंदर हमें एसिटाइलकोलिन के लेवल को बढ़ाना है, तो फिर एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं। इसके बाद है एल्डरली फीमेल के यहाँ पर हुआ है कि फीमेल के अंदर डायरिया, यूरिनेशन, कन्वर्जन, ब्रीथिंग डिफिकल्टी, मियोसिस और एक्सेसिव स्लाइवेशन देखने को मिल रही है। तो इसके अंदर हमें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। ठीक हो गया? तो फिर यहाँ पर ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग काफ़ी ज़्यादा हो गई है। इसके बाद 4.7 के नॉन डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट यूज़ किया गया था। तो फिर इसको ब्लॉक करने के लिए कौन सी ड्रग इस्तेमाल की जाती है? जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स होते हैं वो निकोटीनिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर लेते हैं। तो निकोटीनिक के लिए यहाँ पे आपको ज़्यादा जो फेवर ऑप्शन है वो है नियोस्टिगमिन, क्योंकि एट्रोपिन तो बाइंड करती है मस्करीनी के ऊपर। ठीक है, जो विथेनाकोल होती है वो मस्करीनी के लिए होती है, पाइलोकैर्पिन ये भी मस्करीनी के लिए होती है, लेकिन जो निकोटीनिक के लिए आप नियोस्टिगमिन कह सकते हो। इसके बाद है 4.8 आ 60-year-old फीमेल वो है कैंसरस ग्रोथ इन नेक रीजन अंडरवेंट रेडिएशन थेरेपी। तो सलाइवरी सिक्रेशन कम होगी ड्यू टू रेडिएशन और जीरोस्टोमिया हो गया। तो जीरोस्टोमिया को ट्रीट करने के लिए यानी सलाइवरी ग्लैंड की सिक्रेशन बढ़ानी है, तो आपने ऐसी ड्रग लेनी पड़ेगी जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन को ब्लॉक करे, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन करवाए। तो यहाँ पर अगर हम एसिटाइलकोलिन यूज़ करते हैं तो फिर एसिटाइलकोलिन की वजह से डिफ्यूज इफेक्ट देखने को मिलते हैं। इकोथायोफेट ये इरिवर्सिबल होती है, लेकिन क्योंकि इसकी टॉक्सिसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। एट्रोपिन ये ब्लॉकर होती है, तो फिर पाइलोकैर्पिन इसका बेस्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद है क्या 40-year-old मेल प्रेजेंट टू हिज फैमिली फिजिशियन विद ड्रूपिंग आईलिड, डिफिकल्टी च्यूइंग, स्वेलिंग, मसल फटीग। ठीक है, तो कौन सा एजेंट हम यूज़ कर सकते हैं? अब यहाँ पे आपको आईलिड की ड्रूपिंग देखने को मिल रही है, स्वेलिंग में भी डिफिकल्टी हो रही है, मसल फटीग भी देखने को मिल रही है। ओके, तो यहाँ पे माइस्थीनिया ग्रेविस के साइन सिम्पटम को बता रहा है। तो फिर वो कौन सी एजेंट होता है जो माइस्थीनिया ग्रेविस को डायग्नोस करने के लिए इस्तेमाल होता है? तो वह एट्रोफोनियम। इसके बाद है कि एट्रोपिन को ब्लॉक करने के लिए, ठीक है, कौन सी होती है यानी एंटीडोट टू एट्रोपिन? तो वो होती है फाइसोस्टिगमिन। जो मेलाथियोन होती है, जो मेलाथियोन की काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिसिटी होती है, और इसके साथ साथ जो मेलाथियोन होती है ये इरिवर्सिबल ब्लॉकर होती है। जबकि मस्करेनिक एंटागोनिस्ट और निकोटीनिक एंटागोनिस्ट इस कंडीशन को मजीद ख़राब कर देंगे, जबकि फाइसोस्टिगमिन ये इसके एक्शन को अपोज कर सकती है एट्रोपिन के। तो ये था बेसिक ओवरव्यू, और इंशाल्लाह हम ऑटोनॉमिक फार्माकोलॉजी और जनरल फार्माकोलॉजी के ऊपर फ्लो चार्ट बनाने वाले हैं। तो अगर आपको फ्लो चार्ट चाहिए तो फिर एक काम करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, और आपको चैनल का प्रमोट करना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।